हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं एमपी सेट 2026 आंसर की, जो अभी हाल फिलहाल में पेपर हुआ था उसका हम आंसर की का फुल एनालिसिस वीडियो लेकर आए हैं आपके पास। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो देखिए आप, मैं किस तरह की मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए, और हमारे इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर शामिल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम पेपर लिए हैं समान प्रश्न पत्र शिक्षक, ठीक है। ये अभी पेपर हुआ है एमपी सेट का, ठीक है, फर्स्ट पेपर। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इन्हें तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए या फिर जानते ही हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से निम्न हाँ ठीक है, यहाँ से बराबर, हाँ। निम्नलिखित में से कौन से अध्यापन स्तर के लिए कक्षा का वातावरण खुला और स्वतंत्र होना चाहिए, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से अध्यापन स्तर के लिए कक्षा का वातावरण खुला और स्वतंत्र होना चाहिए, बताइए। स्मृति स्तर होगा, बोध स्तर होगा, चिंतनशील स्तर होगा, उपयुक्त सभी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, बताइए जल्दी से हमें। तो इसका राइट आंसर है चिंतनशील, क्योंकि चिंतनशील में ही बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचता है, ठीक है। स्मृति स्तर में याद करता है, बोध स्तर पे क्या होता है। चलिए इसको मैं अच्छे से आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। एक एक चीजें अच्छे से, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर स्मृति स्तर है, ठीक है। इसका राइट आंसर स्मृति, जस्ट मिनट, यहाँ पर सभी जगह स्मृति, इसका राइट आंसर चिंतन स्तर है। क्या है, चिंतन, ठीक है। तो यहाँ पास मैं कुछ ये लगा हुआ है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, चिंतनशील स्तर। क्या है, चिंतनशील स्तर। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस चीज को आप चाहूँ तो मैं समझा सकता हूँ। स्मृति स्तर इसमें रटते हैं और याद करते हैं, यदि रटने और याद करने की बात हो तो स्मृति स्तर लगाते, ठीक है। अब बोध स्तर कहाँ होता है, जहाँ समझ विकसित होती है वहाँ बोध स्तर होता है। चिंतन स्तर क्या होता है, इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, तर्क करते हैं, समस्या समाधान करते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए बोला गया था, तो राइट आंसर चिंतनशील के लिए रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पारंपरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। पारंपरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा। तो मैंने यहाँ पास बताया, इसका राइट आंसर है शिक्षक केंद्रित, ठीक है। पारंपरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ठीक है। वही प्रश्न सेम है, मैंने यहाँ पास अपने क्वेश्चन लिख दिया है पीडीएफ में। और ये क्वेश्चन आपके इमेज मैंने इसलिए लगाई है ताकि आप लोग को समझ में आए कि पेपर का कट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा, अब ये क्यों है इसको हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा में शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है। ज्ञान का स्रोत शिक्षक माना जाता है। छात्र केवल सुनते हैं और याद करते हैं। कक्षा का वातावरण अनुशासित और नियंत्रित होता है। इसलिए पारंपरिक शिक्षा का मुख्य फोकस शिक्षक केंद्रित शिक्षा होता है, ना कि छात्र केंद्रित या तकनीकी आधारित, राइट, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, पियाजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के पियाजे के बौद्धिक विकसित सिद्धांत के अनुसार बच्चे नई कल्पना या नया ज्ञान समझने के लिए अपने पुराने ज्ञान की मदद लेते हैं, बताइए, ठीक है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। पियाजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे नई संकल्पना या नया ज्ञान समझने के लिए अपने पुराने ज्ञान की मदद लेते हैं। ये क्या हो सकता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है क्या, इसका राइट आंसर है ए, आत्मसातीकरण। अब इस चीज को डिटेल से समझेंगे कि इसमें आत्मसातीकरण क्यों होना चाहिए। क्योंकि बच्चे नई संकल्पना या नया ज्ञान समझने के लिए, ठीक है, अपने पुराने ज्ञान की मदद लेते हैं। तो हम पूरी चीज को समझेंगे अच्छे से, चलिए डिटेल से समझाते हैं इसको हम आपको। आत्मसातीकरण क्यों होगा, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण जब बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान में फिट करके समझता है तो क्या होता है, आत्मसातीकरण। अब चलिए समायोजन के लिए पूछ लेता तो क्या होता।
तो समायोजन की यदि हम बात करें, जब बच्चा नए अनुभव के अनुसार अपने पुराने ज्ञान में बदलाव करता है तो उसे समायोजन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब बच्चा नए अनुभव के अनुसार अपने पुराने ज्ञान में क्या करता है, बदलाव करता है। आप सपोज मान लीजिए कि आपने कोई जानकारी है आपके पास और वो गलत है, जब न्यूज चैनल में आप देखते हैं फिर आप उसको वो सही करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, समायोजन। ठीक है, तो जब बच्चा नए अनुभव के अनुसार अपने पुराने ज्ञान में बदलाव करता है, उसे समायोजन कहते हैं। संतुलन में क्या होता है, आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संतुलन कहलाती है। आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पास जो हमारा क्वेश्चन था वो बोला गया था, बच्चे नई संकल्पना या नया ज्ञान समझने के लिए अपने पुराने ज्ञान की मदद लेते हैं, तो इसमें हो सकता है क्या, आत्मसातीकरण। बाकी ये चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ से, तो यहाँ पर राइट आंसर आत्मसातीकरण है। अगला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसे हम यहाँ से पढ़ेंगे और काफी अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से, यहाँ पास देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बताइए। क्या है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो यही राइट आंसर है। ठीक है, राइट ना, बाकी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पास सतत और व्यापक मूल्यांकन ही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चीज को आप समझ सकते हैं, सतत में मूल्यांकन पूरे वर्ष नियमित रूप से किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि एग्जाम में भी सतत चीजें होने लगी है, जो होता है ना टेस्ट वगैरह प्रॉपर, इसी इसी के लिए होता है, क्योंकि इसमें, ठीक है, मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सतत और व्यापक मूल्यांकन है। ठीक है, चलिए तो इसको हम, अगले क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इन केस यहाँ पास हम यहाँ से पढ़ते हैं, या हम दिखाने के लिए फोटो ऐड आप लोगों को बताने के लिए कहते कि 5वां नंबर क्वेश्चन से हटेगा, 5वां नंबर क्वेश्चन ये था। अब हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से, प्रश्न क्रमांक, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर RPWD लिखा हुआ है, तो मैं यहीं से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 किस अधिनियम को पुनर्स्थापित करता है, बताइए। इसका किस अधिनियम को पुनर्स्थापित करता है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। बताइए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 किस अधिनियम की पुनर्वृत्ति करता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, बताइए मुझे। तो इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर क्या है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995। ठीक है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने पूरी डिटेल लेके आ गया। RPWD एक्ट 2016 ने पुराने पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ये चीज़ें मैंने डिटेल से आपको दिखाने के लिए रखी है। ठीक है, तो यहाँ पास इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2095। ठीक है, तो ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस प्रकार से था, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए, बताइए गलत युग्म क्या है। तो काफ़ी बड़ा प्रश्न था, मैं इसको यहाँ से पढ़ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको भी सहूलियत रहेगी, सेम ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पास ऐड किया है। तो ये जो है ना काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसको यहीं से पढ़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ही आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आपको अच्छे से। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं उसे ऊपर नीचे करते रहूँगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या देते, इसमें गलत युग्म चूज करना है। जब शोध समस्या के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है तो अन्वेषणी अनुसंधान। ठीक है, बताइए, आप लोग बताइए इसका सही आंसर। ठीक है, सही आंसर बताइए, पूरा पढ़िए। अच्छा मैं पढ़ के बता दूँ, ठीक है, बता दे रहा हूँ।
जब शोध समस्या के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है उसे अन्वेषणी अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, तो ये राइट है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, जब सामाजिक स्थितियों, घटनाओं, संरचना या प्रणाली का विशद अध्ययन करना होता है तो यह व्यवहारिक अनुसंधान, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यही हमको गलत मिल गया। अब इसकी डिटेल वीडियो हम लेकर आए, आपको समझाते हैं, चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पास आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये सही है। पहला ऑप्शन क्या है, जब शोध समस्या में विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है, अन्वेषणात्मक अनुसंधान है। ठीक है, यह सही है। जब किसी विषय के बारे में जानकारी कम होती है तो वह क्या कहलाती है, यही चीज है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब सामाजिक स्थिति, घटनाओं को संरचना या प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करना होता है तो वह व्यवहारिक अनुसंधान, ये भी ऑप्शन है, यह गलत है। ठीक है, अब इस चीज को डिटेल से समझिए। इस प्रकार का अध्ययन वास्तव में वर्णनात्मक अनुसंधान में आता है। मतलब ये जो सामाजिक स्थितियों, घटनाओं, संरचना या प्रणाली स्तर अध्ययन है ना, तो यहाँ पास ये किसमें आता है, वर्णनात्मक अनुसंधान पे, लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक लिखा है, तो ये गलत हो गया और यही है इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, और बाकी चीजें हम डिटेल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पार्ट 1 कितना गजब क्वेश्चन आया था। ठीक है, ज्यादा टाइम रहता नहीं है बच्चों के पास, बट क्वेश्चन तो बड़ा ही था। ठीक है, देख लीजिए, आप निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, बाकी चीजें पढ़ना है और बताना है कि असत्य क्या है। देखिए, आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ तो आपको पूरी चीजें दिखेंगी। ठीक है, मैं पढ़ ही देता हूँ। सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्ष का अर्थ सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, तर्क और धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद के प्रणेता अंगस क्रॉम्पटे को माना जाता है। मार्क्सवादी विचार पद्धतियाँ प्रत्यक्षवाद की तीव्र आलोचना करती है और प्रत्यक्षवाद के बाहर कुछ विचार पद्धतियाँ विकसित हुई, जैसे कि प्रतीकात्मक, ठीक है, अंतर्क्रियावाद, घटना क्रियावाद और लोक पद्धति विज्ञान। तो बताइए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पास पहला ही ऑप्शन गलत है, आप लोग देख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोला था, सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद का अर्थ, अर्थ क्या है, अर्थ सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, तर्क और धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर करना। तो ये कथन गलत है। अब क्यों गलत है, इस चीज को समझेंगे। क्योंकि पॉजिटिविज्म में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति, अनुभव, ठीक है, और तथ्य के आधार पर किया जाता है, ना कि धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर। तो यहाँ पास इसका पहला ही ऑप्शन गलत था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पास मैं फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पास इसका क्या होगा, पहला ऑप्शन गलत है, बाकी चीजें सब सही है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 60वां है, आधुनिक भाषा संघ पद्धति एवं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ पद्धति किससे संबंध रखती है, बताइए। आधुनिक भाषा संघ पद्धति एवं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ पद्धति किससे संबंध रखती है, बताइए, किससे संबंध रखती है। तो आप पढ़ो और बताओ मुझे। ठीक है, इसी चीज को अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, या तो यहाँ पर इंग्लिश से मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए इसका ऑप्शन क्या है। ठीक है, यहीं से पढ़ लो यार, यहीं से दिखता है। मैं फिर पढ़ देता हूँ। मनोवैज्ञानिक संघ पद्धति किससे संबंध रखती है, प्रतिवेदन लेखन पद्धति से, शोध भाषा एवं शब्दकोश से, तथ्य विश्लेषण और पद्धति से, और उद्धरण या संदर्भ लेखन के तरीके से। तो यहाँ पास राइट आंसर क्या है, डी है। राइट आंसर क्या है, डी। ठीक है, उद्धरण या संदर्भ लेखन के तरीके से। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पास मैंने मेंशन किया है ये। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं इसको डिटेल से लाया हूँ, बट कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रतिवेदन लेखन के समय प्रमुख आने वाली चुनौतियां हैं। ठीक है, पहला भाषा की चुनौती, दूसरा है जनता के ज्ञान स्तर की जानकारी प्राप्त करना और इसी स्तर के अनुरूप लेखन करना, सत्य को अभिव्यक्त करने की चुनौती, अनुसंधानकर्ता की पहचान और शोध उद्देश्य को छुपाए रखने की चुनौती। ठीक है, और
वस्तुनिष्ठता बनाए रखने की चुनौती। तो सही कथनों के कूट का चयन कीजिए। बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आप देखिए दोस्तों, कैसा हाई लेवल का क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ें तो आपको नई नई चीज़ें बनती हैं, आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पास बता देता हूँ राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पास, बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले क्या होगा, भाषा की चुनौती होगी, और दूसरा क्या है, जनता के ज्ञान स्तर की जानकारी प्राप्त करना और इसी स्तर के अनुरूप लेखन करना। और फिर इसके बाद तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या है, सत्य को अभिव्यक्त करने की चुनौती। और यहाँ पर चौथा नहीं रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा, पांचवा, वस्तुनिष्ठता बनाए रखने की चुनौती। ठीक है, तो यहाँ पास राइट आंसर है क्या, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो मैंने लाई है। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है, सामाजिक अनुसंधान में निम्नांकित चरणों शोध प्रक्रिया के सही क्रम का चयन कीजिए। अब बताइए इसमें सही क्या है। मैं इसको पढ़ देता हूँ। चरों का चयन, निदर्शन निर्माण निर्धारण, तथ्यों का विश्लेषण, साहित्यिक समीक्षा, प्रतिवेदन लेखन, शोध समस्या निर्धारण, ठीक है, प्रकल्पना निर्माण, सामग्री का संकलन। तो बताइए ये मुझे यहाँ पास ये ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बताइए। तो आप लोगों को टाइम लगेगा, देख लीजिए। तो यहाँ पास यहाँ पास 6 और 4 पहले ही है ना, तो 6 हो तो देख लेते हैं। 6 शोध समस्या निर्धारण, फिर 4 पहले है साहित्यिक समीक्षा। बताइए कौन हो सकता है। चलिए मैं इसकी डिटेल वीडियो बना के लाया हूँ, आप लोगों को समझाऊंगा भी। ठीक है, तो सही क्रम क्या है, सही क्रम ये है, समाधान है ना, सामान्य शोध प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। शोध समस्या निर्धारण होती है, इसे चाहे तो आप लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शोध समस्या निर्धारण, साहित्य समीक्षा, प्रकल्पना निर्माण, ठीक है, चरों का चयन, निदर्शन निर्माण और सामग्री का संकलन, तथ्यों का विश्लेषण और प्रतिवेदन लेखन। तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है 6471283 5। ठीक है, तो ये काफी बड़े क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं। तो 6 4 पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, बड़े क्वेश्चन रहते हैं बट ज्यादातर यहाँ पर पहला ऑप्शन दे दिया गया है, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। यदि वो जानते हैं तो पहले ही ऑप्शन, कंफ्यूजन करने के लिए भी पहला ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर पहले ऑप्शन पे नहीं जाते। नई चीजें आ रही है तो उसको आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या पर सही है, काफी रिसर्च करके दोस्तों उन्होंने पेपर सेट करते हैं। ठीक है, पेपर सेट करने वाले। अगला क्वेश्चन है, अपनी समस्याओं के लिए सशक्त समाधानों को ढूंढ कर लागू कर सके। ठीक है, उच्चतर शिक्षा देश में ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार भी बनाती है, और इसके चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर अच्छा, ये जो है ना, जस्ट मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन पे कैसा था। इस क्वेश्चन पे ये पैराग्राफ दिया गया था दोस्तों, और 11 से 15 तक इसे से पढ़ के देना था। ठीक है, तो पैराग्राफ मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ, बाकी इसमें आप पढ़ तो नहीं पाएंगे, और मैं भी पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न के आधार पर मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने फोटो पहले लगानी थी, मैं इसको थोड़ा आप रुक रुक के इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, मैं पूरा ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये पैराग्राफ था, मैं सोच रहा था वो प्रश्न है, प्रश्न नहीं है। ठीक है, फिर से जस्ट मिनट। ठीक है, फिर से मैं देख रहा, रुक रुक के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यदि पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं, ऐसे करके मैंने दिखा दिया। ठीक है, रोक रोक के देखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं यदि दे रहा हूँ तो ये उसी के आगे का पार्ट है। ठीक है, अपनी समस्याओं के ठीक है आगे का। तो हम प्रश्न पर जाते हैं और चर्चा करेंगे, बताएंगे उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। बताइए, उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन थोड़ी होता है जी। ठीक है, चिंतनशील व्यक्तियों का निर्माण भी होता है, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास भी होता है, सामाजिक कल्याण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला, आपदा प्रबंधन। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं, व्याख्या मैंने यहाँ पर लग रखी है, क्वेश्चन ये यही है ना, ऐसे मैंने लिख रखा है। तो इसकी व्याख्या पे आप देख सकते हैं,
चिंतनशील व्यक्तियों का निर्माण उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास यह भी उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक कल्याण यह भी शिक्षा का व्यापक उद्देश्य माना जाता है। तो यहाँ पास आपदा प्रबंधन यह उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक विशेष क्षेत्र कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पास इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? आपदा प्रबंधन। तो देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है, क्या है? आपदा प्रबंधन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नहीं था, ये पैराग्राफ था। मैं फिर इसे ऐसे बढ़ा के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतर शिक्षा की ओर युवाओं को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है, बताइए। उच्चतर शिक्षा की ओर युवाओं को आकर्षित करने की आवश्यक है, क्या है? तकनीकों का आध्यात्मिक उपयोग, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास, तीसरा है व्यापार में उन्नति और चौथा है संस्थागत स्वायत्तता। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए। तो यहाँ राइट आंसर है, क्या है? संस्थागत स्वायत्तता। संस्थागत स्वायत्तता। ठीक है, उच्चतर शिक्षा की ओर युवाओं को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है संस्थागत स्वायत्तता। ठीक है, अब इसको डिटेल से हम समझेंगे। देखिए ये वही चीज है, मैंने कारण व्याख्या की है। युवाओं को उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने पाठ्यक्रम सुधारने, शोध का बढ़ावा देने और नई नीतियां लागू करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसे संस्थागत स्वायत्तता कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहने वाले हैं यहाँ पर? डी, संस्थागत स्वायत्तता। ठीक है, तो मैं यहाँ पास नहीं कर पा रहा क्योंकि ये डिटेल वीडियो में थोड़ा सा, ठीक है, इस चीज को मैं नहीं कर पा रहा अच्छे से, कर नहीं पा रहा, मतलब कलर नहीं कर पा रहा, हाईलाइट नहीं कर पा रहा। तो फिर से बोल रहा हूँ, उच्चतर शिक्षा की और युवाओं को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है, क्या है? संस्थागत स्वायत्तता। एक बार बताना जरूरी है क्योंकि डिटेल वीडियो पर जाते हैं तो अपने फोकस से दूर हट जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पढ़िए इसको। उच्चतर शिक्षा आर्थिक विकास को स्वायत्तिक प्रदान करती है। संविधान में भारत की परिकल्पना सामाजिक रूप से सचेत राष्ट्र के रूप में की गई है। उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास है, आजीविका प्रदान करना नहीं। तो यहाँ पास राइट आंसर है सी। राइट आंसर क्या है? उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास करना है, आजीविका प्रदान करना नहीं है। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो मैं यहाँ पास लाया हूँ, देखिए। सो हमारा पास यही चीज ये दी है, गलत है। गलत है मतलब सही, गलत ही तो पूछा गया था ना। क्या क्या है क्वेश्चन पे? उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास करना नहीं, बल्कि रोजगार, आजीविका के अवसर प्रदान करना है। ये गलत है ना, रोजगार के अवसर प्रदान करना ये एक अलग टॉपिक है, शिक्षा देना आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पास आजीविका का अवसर नहीं है, आजीविका तो आप अपनी स्किल से पाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर है, उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास, आजीविका प्रदान करना नहीं है। डिटेल मैंने समझा दी है और यहाँ पास आप देख सकते हो क्वेश्चंस। तो यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि असत्य पूछा गया था ना, तो उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास है, आजीविका प्रदान करना नहीं। तो कैसे लगा दोस्तों? अभी आगे भी हम जारी रखेंगे, बट यदि आप बोर ना हो इसलिए हम इसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ठीक चल रही है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, इतना आसान भी नहीं है, और यदि आपने ठान लिया है तो पाएंगे। ठीक है, मेहनत करते रहिए कंटिन्यू, और निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। ठीक है, तो मैं तो ये एनालिसिस लेके आया था प्रत्येक क्वेश्चन को, आंसर की। ठीक है, तो इसे हम जारी रखते हैं और देखते हैं आप लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है। हमें आप लोगों को सपोर्ट हम की आवश्यकता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लग रही है अभी, नहीं, और कोई बात नहीं। ठीक है, बट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में उच्चतर शिक्षा किस प्रकार का अपना योगदान देती है, बताइए।
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में उच्चतर शिक्षा किस प्रकार अपना योगदान देती है? बताइए क्या है ऑप्शन? सैद्धांतिक मूल्यों की रक्षा करके, भाईचारे का भाव जगाकर, नैतिक बल बढ़ाकर, ठीक है, ज्ञान निर्माण और नवाचार द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। चलिए देखते हैं व्याख्या में, देखते हैं ये क्वेश्चन वही है दोस्तों, ठीक है, हम वहां से पढ़ लेते हैं क्योंकि इमेज से काफी चीजें दिख रही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, देख लीजिए, ज्ञान निर्माण और नवाचार द्वारा। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई है, अभी समझा भी सकता हूँ, बट वीडियो काफी बड़ी हो रही है, तो यहाँ हम यहाँ पर ऐसे ही समझ सकते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में उच्चतर शिक्षा किस प्रकार अपना योगदान देती है? तो ज्ञान निर्माण और नवाचार द्वारा। ठीक है, ज्ञान निर्माण और नवाचार द्वारा। इस चीज को हम चाहे तो हाईलाइट करके दिखा सकते हैं फिर से, कोई बात नहीं दोस्तों, आप इसे अच्छे से पढ़िए और समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी सेट पे आया था और ये CSIR नेट में भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? डी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में उच्चतर शिक्षा किस प्रकार अपना योगदान देती है? ज्ञान निर्माण और नवाचार के द्वारा। ठीक है, चलिए व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। व्याख्या हमने लाई थी और समझाने के लिए आप लोगों को, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति के समग्र विकास के लिए क्या आवश्यक है? बताइए, व्यक्ति के समग्र विकास के लिए क्या आवश्यक है? पूर्व विद्यालय से लेकर उच्चतर शिक्षा तक एक निर्धारित क्रम में कौशल एवं मूल्यों की रक्षा, संविधान द्वारा निर्धारित मानकों का समग्र पालन, बौद्धिक जिज्ञासा और वैज्ञानिक स्वभाव का निरंतर विकास, सामाजिक जीवन में अतिशय सक्रिय चीजें आपको अच्छे दिख रही। मैं तो यहाँ पर ये इसीलिए लिखा था ताकि आप लोगों को मतलब अच्छे से प्रॉपर दिखे। मुझे लग रहा था कि इमेज की चीजें दिख नहीं रही है, तो मैंने इमेज को भी अच्छे से बड़ी सी बना के सेट किया है, तो वो तो आपको दिखेगा ही क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने किया है। तो फिर भी आप यहीं से देख लीजिए। बताइए, व्यक्ति के समग्र विकास के लिए क्या आवश्यक है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है और मुझे बताइए इसका राइट आंसर। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है? सी। राइट आंसर क्या है? सी। इसकी डिटेल वीडियो भी है, हम समझाएंगे भी कि क्यों है। ठीक है, चौथा ऑप्शन तो आपने देखा ही नहीं, कोई बात नहीं, उसको हम अभी समझाते और दिखाते भी चौथा ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं स्क्रीन पे, यदि हम ज़्यादा छोटा कर देंगे ना तो आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं। ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पास बौद्धिक जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक स्वभाव का निरंतर व्याख्या देखिए, व्यक्ति के समग्र विकास के लिए जिज्ञासा, तर्कशक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निरंतर विकास आवश्यक होता है। इससे व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, समस्याओं का समाधान करता है और समाज में बेहतर योगदान दे पाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर छोटा है ये शायद दिखाने के लिए आप लोगों को, और यहाँ पास से ये। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं इसको एक साथ। ठीक है, एक साथ रहेगा, अभी दिख रहा होगा पूरा पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख पा रहा है? ठीक है, दिख पा रहा है ना? व्याख्या में भी मैंने लगाई हुई है, कोई बात नहीं, व्याख्या मैंने लगाई है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या है? छात्रों के चेहरे का स्वभाव, छात्रे के चेहरों का स्वभाव संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है? बताइए, छात्रों के चेहरों का स्वभाव संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पास राइट आंसर है चैनल। राइट आंसर क्या है? चैनल। देखिए दोस्तों, कैसा भी कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, और वो दूसरा लगा के चले आएंगे, बट चैनल होगा। चैनल जो छात्रों के चेहरे का स्वभाव संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है, वो चैनल से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देह भाषा, ठीक है, इसकी डिटेल देख लीजिए, आप समझ लीजिए ना इसको, इसका राइट आंसर चैनल ही रहने वाला है। ठीक है, आप अभी इसको मैं चाहे तो पढ़ के दिखा सकता हूँ, बट आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्याख्या में लिखा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से देह भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द कौन सा है? बताइए। तो यहाँ से पढ़ते हैं क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से देह भाषा का वर्णन बताइए। निम्नलिखित में से देह भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो मेरे हिसाब से गैर मौखिक होना चाहिए यहाँ पर। चलिए डिटेल वीडियो देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है। गैर गैर मौखिक, ठीक है। अब वो कैसे, चलिए देखते हैं। देह भाषा बोला गया था ना, गैर मौखिक ही है। देह भाषा में चेहरे का भाव, हाथों के इशारे, शारीरिक मुद्राएं आदि शामिल होते हैं। यह बिना शब्दों के होने वाला संप्रेषण है, इसलिए इसे गैर मौखिक संप्रेषण कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, गैर मौखिक, ठीक है। निम्नलिखित में से, मैं फिर पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देह भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द कौन सा है? तो गैर मौखिक है, ठीक है। आप ये, मेरी आवाज़ यदि धीमी लग रही हो तो आप इसे फास्ट से थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि मैं डिटेल बना रहा हूँ, डिटेल वीडियो, तो काफ़ी टाइम तो लगेगा ही, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन क्या था, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे, सही रहेगा। चलिए, दिख रहा है आपको पूरा क्वेश्चन? बताइए मुझे, पूरा क्वेश्चन तो दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पास प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से मौखिक संप्रेषण का एक प्रभावी रूप कौन सा माना जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से मौखिक संप्रेषण का एक प्रभावी रूप कौन सा माना जाता है? कहानी सुनाना, नारेबाजी करना, ऊंची आवाज का प्रयोग, स्वागत भाषण। तो यहाँ पास कहानी सुनाना, ठीक है। राइट आंसर क्या है? कहानी सुनाना। देखिए, निम्नलिखित में से मौखिक संप्रेषण का एक प्रभावी रूप से कौन सा माना जाता है? कहानी सुनाना। और उस चीज को समझेंगे कैसे माना जाता है, ये डिटेल वीडियो में लेके आया हूँ। देखिए व्याख्या, मौखिक संप्रेषण में विचारों को बोलकर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना शामिल होता है। कहानी सुनाना एक बहुत प्रभावी मौखिक संप्रेषण विधि है, क्योंकि इससे श्रोता आसानी से संदेश को समझने और याद रखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन, यहाँ से पढ़ना ज़्यादा सही है, ठीक है। आपको बड़ा दिखेगा, है वही चीज़ें, कोई बात नहीं, ठीक है। एक ये है, क्या है, सांकेतिक संदेश किस प्रकार के माध्यम से प्रसारित होता है? बताइए, सांकेतिक संदेश किस प्रकार के माध्यम से, बताइए मुझे। सांते सॉरी, जस्ट मिनट यार, क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। सांकेतिक संदेश किस प्रकार के माध्यम से प्रसारित होता है? बताइए, प्रतीक, संदेश, चैनल, प्रेषक। बताइए, सांकेतिक, सांकेतिक की बात हो रही है, बताइए जल्दी से। चैनल तो नहीं होगा, क्योंकि है ना, यहाँ पर सांकेतिक की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या है? प्रतीक। सांकेतिक भाई प्रतीक से न करते हैं, है ना, ठीक है। तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। सांकेतिक संदेश किसके माध्यम से प्रसारित होता है? तो प्रतीक के माध्यम से, ठीक है। प्रतीक भाई, प्रतीक चिन्ह के माध्यम से ही तो होगा। डिटेल वीडियो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं। सांकेतिक संदेश ऐसे संकेतों या चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है जो किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, इसलिए सांकेतिक संदेश का प्रसारण प्रतीकों के माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मैं आगे ही रेड कर दूंगा, ज़्यादा सही है। ये आप लोगों को एक साथ दिखेगा तो कम से कम, ठीक है। दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 20, शिक्षकों की कक्षा में अधिकतम प्रभावी संप्रेषण करने में खाली स्थान मदद कर सकता है? बताइए, शिक्षकों की कक्षा में अधिकतम प्रभावी संप्रेषण करने में खाली स्थान मदद कर सकता है? बताइए जल्दी से, इसका ऑप्शन क्या होगा? बताइए मुझे, बताइए जल्दी से, क्या होगा? ठीक है, जस्ट मिनट, मैं फिर पढ़ देता हूँ। शिक्षकों की कक्षा में अधिकतम प्रभावी संप्रेषण करने में मदद कर सकता है, खाली स्थान मदद कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन है अध्यापन परिणाम, अध्यापन निवेश, अध्ययन परिणाम, अध्ययन अध्यापन परिणाम। तो राइट आंसर डी रहने वाला है। राइट आंसर क्या है? डी, अध्ययन अध्यापन के परिणाम,
अध्ययन अध्यापन के परिणाम। वो क्यों है, चलिए हम इसको डिटेल वीडियो लेकर आए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कक्षा के प्रभावी संप्रेषण तब होता है जब शिक्षण यानी कि टीचिंग और सिखाने लर्निंग की प्रक्रिया दोनों सही ढंग से चलती है। इसलिए इसका सीधा संबंध अध्यापन अध्ययन की प्रक्रिया और उसके परिणामों से होता है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर, डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षकों की कक्षा में अधिकतम प्रभावी संप्रेषण करने में खाली स्थान मदद कर सकता है अध्यापन और अध्ययन के परिणाम, मतलब बच्चों के भी परिणाम और टीचर्स के भी परिणाम, तभी ठीक है अधिक प्रभावी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ के क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ से हम देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक जस्ट मिनट, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ और अरे ठीक, कोई बात नहीं मैं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, कोई बात नहीं। देख लीजिए आपको प्रश्न दिख रहा है, 8√15/2√3 का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है जी। देखिए 8√15/2√3 है, ठीक है। तो 2 से 8 कट जाएगा, कितना बचेगा 4, और यहाँ पास से 3 और फिर √15 कट जाएगा तो कितना बचेगा √5। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, 4√5। क्या बनेगा, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है, 4√5, ठीक है। चलिए तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैथ से तो बहुत, देखिए मैथ का क्वेश्चन ये पेपर फर्स्ट है ना, ये सभी के लिए सेम क्वेश्चन आया था, ये सबके लिए था, चाहे मैथ वाला हो चाहे कोई हो, सबके लिए सेम। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या था, यहाँ से आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ से देख लीजिए, नहीं नहीं यहाँ पास से देख लीजिए। निम्नांकित संख्या श्रृंखला पर विचार कीजिए। पहले 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, और एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। बताइए, तो इसमें आपको रिलेशन समझना है कि ये कैसा सीक्वेंस बना हुआ है, 0 के बाद 6 कैसे आ रहा है, 24 कैसे आ रहा है, और 60, 120। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है बताइए। तो यहाँ पास रहने वाला है राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। और वो कैसे बी, ठीक है, समझते हैं कैसे बी। देखिए सीक्वेंस कैसे बन रहा हुआ है, सीक्वेंस हमारा ये है n+1 n+2, ठीक है, n+1 n+2। पहला 0 कैसे आ, 0 × 1 और × 2, या फिर 6 कैसे, 1 × 2 × 3, 24 कैसे आया, 2 × 3 × 4, 60 कैसे आया, 3 × 4 × 5, तो 120 कैसे आया, 4 × 5 × 6। तो यहाँ पास फिर राइट आंसर क्या बनेगा, 5 × 6 × 7, यानी कि 210, ठीक है। तो यहाँ पास राइट आंसर क्या रहने वाला है जी, राइट आंसर क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक किताब, तो यहाँ से पढ़ूँ ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। 23 काफ़ी वीडियो देखिए बच्चों, डिटेल वीडियो लाने पे ना तो काफ़ी टाइम तो लगेगा ही। मैं इसे चाहता तो ऐसे ही ले आता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये आया कैसे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो कोई बात नहीं, आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक किताब 10% लाभ पर 27.50 में बेची जाती है, यदि इसमें 25.75 में बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, बताइए जल्दी से। अरे किताब 10% लाभ से, ठीक है, 27.50 में बेची जाती है, यानी कि इसका रेट क्या हो जाएगा, 100, या फिर 1.1 कर सकते हो, जैसे आप सॉल्व करते हो, या फिर 110 कर सकते हो, इसका प्राइस है ना, तो उसकी वैल्यू। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आने वाला है, 3। राइट आंसर क्या है, 3। अब इसको देखते हैं कैसे रहता है, ठीक है। मैं डिटेल वीडियो लाया है, देख लीजिए आप। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य एक्स है, ठीक है। 10% लाभ का विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है SP = 1.10। अच्छा, इसको 1.10 ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो, 110/100, है ना, तो वही चीज़ है, वही चीज़ आएगी। तो मैं, ठीक है, ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। SP = 110/100 होता है, तो 1.10 कर दिया मैंने, ठीक है, इंटू CP, ठीक है। तो अपने को CP की वैल्यू फाइंड करना है पहले। तो CP की वैल्यू जब हमने फाइंड किया, तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, और इसको हमने कट किया तो क्या 25 मिला, कितना मिला 25। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, कटेगा ना, 2 × 2 = 22, बचेगा कितना
2 तो 55 बचेगा। हाँ ठीक है, राइट है। तो सीपी हमको कितना मिला, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये है, ये सेलिंग प्राइस है, तो सीपी हमको मिला 25 रुपये। अब नया विक्रय मूल्य, अब हम इतने में बेच रहे हैं, तो चलिए लाभ निकाल लेते कितना हुआ। तो 25.75 है, ठीक है, -25 इक्वल टू 0.75, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, है ना, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो 25 से 75, 100 से 100 कट गया, 3%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पास राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है, डी। राइट आंसर क्या रहने वाला है, डी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जस्ट मिनट। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो हम लेकर आते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।